नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। सुबह चुके हैं, मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा है लखनऊ में। उम्मीद करता हूं कि आप रजाई से निकल गए होंगे, कंबल से। तो चलिए बातचीत आज की शुरू करते हैं। भोर की बात, आज की बात, हमारी बात, आपकी बात। अगले आधे घंटे तक हमारी आपकी बातचीत चलती रहेगी। सबसे पहले सुर्खियों पर नज़र डाल लेते हैं। तो सुर्खियों में नवभारत टाइम्स की सुर्खी जो है कि पन्नू केस में सबूतों पर गौर करेंगे। ये मोदी जी का कहना है कि कुछ घटनाओं से जो है इस तरह की घटनाओं से हमारे और यूएसए यानी अमेरिका के रिश्ते पे कोई ऐसे मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी खबर जो है पीएम मोदी का ही बयान है कि धनखड़ साहब की जो मिमिक्री की गई संसद के बाहर कल्याण जी के द्वारा, वो टीएमसी के सांसद हैं, और उसी दौरान जो है राहुल गांधी जो उनका वीडियो बना रहे थे, तो उसको लेकर भी पीएम मोदी का बयान आया है कि ऐसे अपमान 20 साल से सह रहा हूँ। और इस मिमिक्री मामले में राष्ट्रपति मुर्मू जी ने भी चिंता जताई है। उधर कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है। अच्छा, ये एक सुर्खियां हैं। अभी गतिरोध जारी है, जैसा कि आपको पता है कि आज 22 तारीख है मेरे ख्याल से, या 21 तारीख है, 21 तारीख है आज। तो आज और कल 2 दिन और संसद चलेगी। उसके बाद संसद का शीत सत्र का सत्रावसान हो जाएगा और अब तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है ये तीनों नए आपराधिक कानून विधेयक लोकसभा में पारित करवाए कल, और बोले कि इस बिल में ये प्रावधान है कि अब जज साहब जो है वो डेट पे डेट या वकील साहब डेट पे डेट नहीं ले सकेंगे, ना वो दे सकेंगे ना वो ले सकेंगे। तो वो तारीख पे तारीख, आपको अगर डायलॉग याद हो सनी देओल साहब का, सनी पाजी का, तो वो अब ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा इसके बारे में डिटेल तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अब आरोपियों को बरी करने के लिए याचिका दायर करने के लिए 7 दिन का समय मिलेगा। न्यायाधीश जी को उन 7 दिनों में सुनवाई करनी होगी। अधिकतम 120 दिनों में मामले की सुनवाई होगी। शाह ने कहा कि समय सीमा और वित्तीय चुनौतियाँ देश में न्याय हासिल करने में बड़ी बाधा बन रही हैं। न्याय समय पर नहीं मिलता है, तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन अब विलम्ब नहीं होगा। अब ये भी है कि न्यायाधीश जो है 45 दिनों से अधिक समय तक फैसला सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। अच्छा, और एक खबर जो है वो सुर्खियां हैं, वो है कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन, केंद्र ने राज्यों को किया सतर्क। कोरोना के नए सब वेरिएंट से एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। देश भर में कोविड-19 के उपस्वरूप JN1 के 20 नए मामले सामने आए हैं। इसमें 18 मामले गोवा में दर्ज किए गए हैं। तो भैया गोवा तो इस समय बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ है। बहुत लोग गोवा जाने की तैयारी में हो गए या गोवा पहुँचे होंगे क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे। तो ज़रा संभल के, ज़रा बच के रे बाबा। वहाँ पर देखिए 20 पेशेंट मिल गए हैं, 18 पेशेंट गोवा में दर्ज किए गए हैं। तो आप लोग ज़रा सावधान रहिए। और कल जो है 21 मई के बाद सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण के 614 नए मामले आए हैं सामने। अभी 2 दिन पहले 181 था। तो ये भी आप ज़रा ध्यान रखिएगा। गोवा जा रहे हैं या केरल जा रहे हैं घूमने तो भीड़ भाड़ इलाकों से बच के रहिएगा, मास्क लगा के रहिएगा। और मांडविया जी, जो हमारे मनसुख मांडविया जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय, उनका कहना है कि निगरानी रखें, सावधानी रखें, घबराएं नहीं। तो ये भी एक खबर है जो सारे अखबारों में है। सुर्खियां, एक खबर जो अखबारों में तो नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ से चल रही है, और वो ये है कि मनीष कश्यप, बिहार के जो लड़के हैं जिनको तमिलनाडु में मजदूरों की पिटाई के मामले में, फर्जी वीडियो के मामले में जेल वेल भेजा गया था, मदुरई जेल में रहे, फिर आजकल बेऊर जेल में है पटना के, तो उनको हाई कोर्ट से कल जमानत मिल गई है। तो लगभग उनके ऊपर जितने भी मुकदमे चल रहे हैं सभी मुकदमों में जमानत उनको करीब करीब मिल चुकी है। तमिलनाडु में जो मुकदमा चल रहे थे उनमें जमानत वहाँ मिली गई थी, वहाँ से जो मुकदमा था वो पटना ट्रांसफ़र भी हो गया, और पटना में जो हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा था उसमें भी जमानत मिल गई है। तो माना ये जा रहा है कि क्रिसमस तक जो है अपने घर आ जाएंगे वो, मनीष कश्यप बेऊर जेल से छूट जाएंगे और क्रिसमस और न्यू ईयर अपने परिवार वालों के साथ मनाएंगे। तो मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और इधर उधर, तो बड़े खुश हैं, बड़ा वो ट्रेंड कर रहे हैं मनीष कश्यप आजकल। मैंने आजकल रात से वो ट्रेंड कर रहे हैं जब से ये खबर आई है सामने। तो ये है। और 3 बड़े नेता इंडिया अलायंस के, इनको बुला लिया है ईडी साहब ने, जो हैं उसमें पहले तो उनको बुलाया था अरविंद केजरीवाल साहब को। तो अरविंद केजरीवाल साहब तो चले गए विपासना का ट्रेनिंग वनिंग करने, पता नहीं जाते हैं 10 दिन का करने, तो इस बार भी नहीं उपस्थित होंगे। उनको 21 दिसंबर को बुलाया था।
और उसके बाद जो है नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले में लालू यादव और तेजस्वी यादव को ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन धन शोधन के मामले की जांच के क्रम में इनको तलब किया है पूछताछ के लिए। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि तेजस्वी को 22 दिसंबर को संघीय एजेंसी के दिल्ली कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है और लालू प्रसाद जी को 27 दिसंबर को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत अपने बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने को कहा गया है। इस मामले में ईडी तेजस्वी यादव से पहले भी पूछताछ कर चुकी है। तो ये कुछ खबरें थी, बड़ी बड़ी छोटी छोटी मैंने आपको बता दी। और अब जो है आते हैं आज की मेन बात पे। तो मेन बात क्या है? मेन बात तो वही चुनाव है। अब तो लोकसभा चुनाव तक चुनाव ही चुनाव रहेगा, चुनाव 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 चुनाव। तो चुनाव को लेके बीजेपी की तो तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है। अब मान लीजिए अगर चुनाव 4 महीने बचे हैं या 6 महीने बचे हैं, 6 महीना तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 4 महीना 5 महीना कह सकते हैं, 4-5 महीने बचे हैं चुनाव में। तो उसमें जो है, जो इंडिया अलायंस का गठबंधन है, उसमें एक खबर तो आई थी इनकी 19 तारीख की बैठक में कि भाई खड़गे साहब जो है वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन कल एक जो खबर आई है वो ये आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में वाराणसी से प्रियंका गांधी या नीतीश कुमार जो है वो हो सकते हैं उम्मीदवार, उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है, थोड़ा हाइपोथेटिकल है और ये खबर हमारी नहीं है, अखबार में भी नहीं है, ये खबर सोशल मीडिया पे चल रही है बहस के तौर पर। और उसमें जो है वो ये बात कही जा रही है कि प्रियंका गांधी या नीतीश कुमार जो है वो उम्मीदवार हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो ये खबर सबसे पहले एनडीटीवी ने संभवतः उठाई थी। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से ये खबर दी थी। ये किसका कोई बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ना तो उनकी तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कोई इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, नहीं किसी उनके नेता वता ने कहा है पब्लिक तौर पे मीडिया से। ये एनडीटीवी की अपनी खबर थी जो बाद में कल फैल रही थी कि भाई प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं या नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार के बारे में पहले बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार जो है वो पहले तो उनका एक 24 तारीख को रैली होने वाली थी वहाँ मोहन सराय में, जहाँ पे उनके सजातीय लोग ज़्यादा हैं। तो रैली को पता नहीं परमिशन नहीं मिली या क्या हुआ, जो लाइन ऑर्डर के हिसाब से या जो भी हो, किसी कारणवश वो रैली कैंसिल हो गई। तो इस बात से भी थोड़ी सी बल मिलती है इस चर्चा को, इस अफवाह कह लीजिए या चर्चा कह लीजिए या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कह लीजिए कि नीतीश कुमार चुनाव बनारस से लड़ सकते हैं। इसके पहले फूलपुर से लड़ने की बात थी। फूलपुर में संभवतः उनके प्रतिनिधि जो है वहाँ गए भी थे और फूलपुर से लड़ने की बहुत दिनों से उनकी बात हो भी रही थी, लेकिन शायद अब वो भी जो है मटेरियलाइज नहीं कर रही है। प्रतापगढ़ से भी एक बार चर्चा चली थी, लेकिन वहाँ से भी अभी कुछ कोई वो नहीं है। तो नीतीश कुमार बनारस से उम्मीदवार होंगे, ज्वाइंट उम्मीदवार होंगे। तो और दूसरा जो है वो प्रियंका गांधी का नाम लिया जा रहा है। प्रियंका गांधी 19 में भी कहा जा रहा था कि वो चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन आखिरी मोमेंट पर जो कांग्रेस के रणनीतिकार थे उन लोगों ने ये मना कर दिया। उसी समय प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी नियुक्त किया गया था। 2.5 साल हो गए उनको प्रभारी लिए हुए, ज़्यादा ही हो गया। तो हुआ कि भाई राजनीति की शुरुआत है तो उनको जो है इस तरह से आत्महत्या न करने दिया जाए, क्योंकि मोदी के खिलाफ लड़ना तो आत्महत्या ही करना है एक तरह से। तो वो भी कैंसिल हो गया, लेकिन इस बार ये चर्चा हो रही है। तो सवाल इस बात का उठता है कि क्या मोदी को बनारस में हरा सकते हैं कोई भी ऐसा उम्मीदवार है जो मोदी को हरा सके, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, ममता बनर्जी हों, कोई भी इंडिया गठबंधन का कोई नेता जो है इस पोजीशन में है कि वो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाए? मुझे तो नहीं लगता। वो एक कहते हैं ना कि मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अभी ये तो बिल्कुल नामुमकिन सा है, लेकिन चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंदिरा गांधी हार सकती हैं,
तो कोई भी हार सकता है। राजीव गांधी 415 सीट ला सकते हैं, तो कोई भी ला सकता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल अभी ये सोचना बेमानी होगी कि मोदी को, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई बनारस में हरा दे। तो आंकड़े तो आपके सामने बहुत लोगों ने रखे होंगे, आपको पता भी होगा। भाई 2 चुनाव लड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से, 2014 का और 2019 का। तो 2014 में उनको 5-5.5 लाख वोट मिले थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और अरविंद केजरीवाल जी जो उस समय नए नए हीरो बने थे, तो उनको करीब 2 लाख वोट मिले थे, 2 लाख समथिंग था, कुछ जो भी हो, आप इसको गूगल में सर्च कर लीजिएगा तो मिल जाएगा। तो 3 लाख वोट से जीत गए वो 14 में। 19 में क्या हुआ? 19 में कोई समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव थी, या शालिनी यादव थी, वो उनको मिला 1,95,000 वोट, और मोदी जी को मिला 5.5 लाख वोट, तो वो भी हार गई। तो नहीं, 4 लाख वोट मिला था मोदी जी को, 2 लाख वोट से जीते थे वो। तो पहली बार में 3 लाख वोट से जीते, दूसरी बार में 2 लाख वोट से जीते। अब सपोज करिए कि मान लीजिए कैंडिडेट ज्वाइंट खड़ा हो जाता है इंडिया गठबंधन का, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो। 2 लाख वोट शालिनी यादव वाले भी जोड़ दीजिए उसमें, तो भी 4 लाख वोट होते हैं उसके इंडिया गठबंधन उम्मीदवार के, अगर बहुत चढ़ के वोट पड़ा तो अगर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार खड़ा होगा और वो चुनाव लड़ेगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दल और बनारस के लोग भी जो है वो पूरा एकजुट होंगे मोदी के लिए। तो हो सकता है जो 5 लाख का आंकड़ा है, मोदी का 1 लाख और बढ़ जाए, 6 लाख हो जाए। अगर इनको 4 लाख वोट भी मिलते हैं तो भी 2 लाख वोट से मोदी जी जीत जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो दूसरी बात ये तो भूल ही जाइए कि मोदी हार जाएंगे। दूसरी बात कि भाई हारेंगे नहीं, परेशान कर देंगे। तो जहाँ तक परेशान करने वाली बात है, तो उसमें मुझे आज की तारीख में ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं दिखता है जो कि वहाँ चुनाव लड़े और उसके चुनाव लड़ने से मोदी परेशान हो जाएं या भारतीय जनता पार्टी परेशान हो जाए। 2014 की बात अलग थी। 2014 में मोदी जी जो है 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, गुजरात से भी थे और बनारस से भी थे। और 2014 का चुनाव मैंने कवर किया था, और 2014 मैंने जो मोदी जी का कैंपेन देखा था, मोदी जी का क्या देखा था, मैं जिस होटल में था वहाँ पर कम से कम 50 लोग ऐसे थे, कम से कम 25-30 कमरे ऐसे थे जिनमें जो बाहरी लोग आए हुए थे। कहीं कोई अमेरिका से आया हुआ था, तो कहीं कोई ब्रिटेन से आया हुआ था, कोई यूरोप से आया हुआ था, आधे तो उसमें गुजरात से आए हुए थे। और ये करते क्या थे कि सुबह नाश्ता, ब्रेकफास्ट फ्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, आपको पता ही है। तो सुबह जब हम लोग नाश्ता करने जाते थे 8 बजे सुबह, या 9, साढ़े 8 बजे, 9 बजे के आसपास, इस दौरान जो है वो सारे लोग नीचे आते थे, नाश्ता करते थे और आपस में बातें करते थे। मैं उनकी बातें सुनता था। करीब हफ्ता 10 दिन में था बनारस में, और जो हमारे आज तक चैनल का पूरा कैंपेन था उसका मुझे प्रभारी बनाया गया था हमारे बॉसेज लोगों की तरफ से। तो मैं उनकी बातें सुनता था। तो उसमें वो कुछ लोग ऐसे थे जो सुबह नाश्ता करके और निकल जाते थे बनारस में उसके सराउंडिंग्स एरिया में, और दिन भर मोदी जी की कैंपेन करते थे, कैनवासिंग करते थे, और करके फिर वो शाम को लौटते थे। वो कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो कोई वीएचपी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो संघ के कार्यकर्ता नहीं थे, वो मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से जानते भी नहीं थे या मोदी जी से मिले हों, ऐसा भी नहीं था। शायद 1-2 लोग मिले हों तो नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो सिर्फ मोदी के प्रशंसक थे और मोदी के फेवर में वहाँ आए थे अपने पैसे पर। अपने जो भी खर्चा उनका वहाँ रहने में, खाने में, घूमने में, कन्वर्सिंग करने में हो रहा था, वो सब वो अपने पैसे के दम पे कर रहे थे। और वो लहर मैंने देखी, वो देखा मैंने, वो रोड शो तो खैर मना कर दिया था वो इलेक्शन कमीशन ने उस समय, लेकिन फिर भी जब मोदी जी नामांकन करने जा रहे थे तो मैं कवर कर रहा था। तो वो जो नज़ारा था सड़कों पे, वो मंजर मुझे अभी भी याद है। हजारों लोग जो है मोदी के पीछे पीछे जा रहे थे कचहरी तक। मैं भी गया था। तो मैं था उस वक्त, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी थे। तो वो समा दूसरा था, वो मंजर दूसरा था। और उस वक्त भी जो है अरविंद केजरीवाल भी काफ़ी तेज़ी से उभर कर सामने आए थे। रामलीला मैदान में जो नाटक हुआ और जो धरना प्रदर्शन हुआ, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, और उसके बाद वो दिल्ली की सरकार बनाए, शीला दीक्षित को हरा दिया उन्होंने, 3 बार की मुख्यमंत्री थी वो।
तो उस समय माहौल दूसरा था अरविंद केजरीवाल के लिए, खिलाफ तो नहीं, कि उनके लिए माहौल दूसरा था। उस माहौल में भी अरविंद केजरीवाल एक मजबूत जो है चुनौती नहीं पेश कर पाए। शुरू थोड़ा सा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा वो कर देंगे, क्योंकि पहला चुनाव था मोदी जी का, इसलिए मोदी जी के लोग या बीजेपी के लोग जो है थोड़ा सा उनको ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत परेशान हुए या बहुत दिक्कत उनके सामने पैदा कर दी अरविंद केजरीवाल ने, और मोदी जी ने वो चुनाव जीत लिया। उसके पहले के चुनाव में आप सोच लीजिए कि बीजेपी के से उम्मीदवार जब थे आपके मुरली मनोहर जोशी साहब, और उनके खिलाफ थे माफिया मुख्तार अंसारी साहब। तो 3 बजते बजते ऐसा लगा कि अब माफिया मुख्तार अंसारी जीत रहे हैं, तो माउथ पब्लिसिटी हुई कि भाई देखिए अगर मुख्तार जीत जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बहुत मैसेज खराब जाएगा बनारस का। तो बनारस के लोग 3 बजे के बाद निकलना शुरू हुए और उन्होंने वोट डाला, और मुरली मनोहर जोशी किसी तरह से जो है वो 15-20 हज़ार 25 हज़ार वोट से वो जीत पाए। 2 लाख तब वोट मिले थे उनको, 2 लाख जोशी जी को। मुख्तार अंसारी को करीब 175 या 180 ऐसे कुछ वोट मिले थे, मतलब 20-25 हज़ार से वो जीते थे मुरली मनोहर जोशी। तो 2 लाख वोट को सीधे इन्होंने 4 लाख में बदला मोदी जी ने, और 4 लाख से फिर वो अगले चुनाव में 5 लाख के ऊपर गए। अगर एकजुट होने की बात आएगी बनारसियों की, बनारसियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जिस दिन अगर उनको लगने लगेगा कि मोदी जी को दिक्कत हो रही है या मोदी जी के सामने परेशानी खड़ी हो रही है, तो बनारसी बिल्कुल एकजुट हो जाएंगे। तो आप एकजुट होकर 4 लाख वोट बटोरेंगे तो मोदी जी का वोट 6 लाख पर चला जाएगा। तो इस गुमान में तो रहना फिजूल है कि कोई मोदी को हरा देगा आज की तारीख में। अब देखिए कोई चमत्कार हो जाए, ऊपर से कोई ऐसी बात हो जाए तो अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इंडिया गठबंधन ने अभी तक कोई नैरेटिव सेट नहीं किया, अभी कोई माहौल नहीं बना पाया। वैसा जैसा अरविंद केजरीवाल का माहौल था वैसा माहौल बना पाता है इंडिया गठबंधन, नहीं बना पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब तक वैसा माहौल नहीं बना पाएगा वो, और जब तक एंटी इनकम्बेंसी टाइप की चीज़ मोदी जी के साथ नहीं आएगी, तब तक मोदी को हराना सपने में भी नहीं हरा सकते आप। तो इस चीज़ को ज़रा ख्याल रखिए और कोशिश करिए आप लोग कि मोदी को घेरने के बजाय जो है पार्टी को घेरने का प्रयास करिए, और जनता को बटोरने का प्रयास करिए, वोटरों को बटोरने का प्रयास करिए। वोटरों को बटोरना इसलिए ज़रूरी है, और वोटरों को बटोरने के लिए आपको जो है कुछ न कुछ माहौल क्रिएट करना होगा। आपको दिखाना होगा कि आप वाकई सीरियस हैं, आप वाकई चाहते हैं कि देश में परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो, और अगर आप मोदी को हराना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ करके दिखाना होगा। पिछले 3 महीने में आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वोटरों का विश्वास आपके ऊपर जमे। आपकी शुरुआत तो अच्छी हुई, आप लोगों ने एक बातचीत की, एक दूसरे से मिले जुले, सब कुछ किया, बना दिया, गठबंधन बना दिया। लेकिन जिस चुनाव में जो पिछला 5 विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें क्या हुआ? उसमें यही हुआ कि आप लोग जो है छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, एक दूसरे को कुछ समझते नहीं हैं। तो परसेप्शन बड़ा ख़राब हो गया आप लोगों के प्रति, आप लोगों के आपके इस गठबंधन के प्रति। तो इसको आप ठीक करें, पहले इसको ठीक करें, जनता को जोड़ें, वोट को बटोरें, वोटरों को बटोरें, और उसके बाद मोदी को हराने की बात करिए। मोदी को हराने से पहले उसकी पार्टी को हराने की बात सोचिए, कैसे आप उसकी स्ट्रेटजी से कैसे मुकाबला करेंगे। आपके पास उतना बड़ा संगठन है कि नहीं है, बाकी जो रीजनल पार्टीज़ के संगठन हैं वो बीजेपी के मुकाबले कितने मजबूत हैं, और कितना वो टक्कर दे सकते हैं, ये सारी बातें आपको तय करनी होगी। आपको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करना होगा, आपको अपनी इलेक्शन कैंपेन स्ट्रेटजी तय करनी होगी, आपको सीट शेयरिंग की बातें जो है वो आसानी से तय करनी होगी। ज़रा से भी अगर उसमें कंट्रोवर्सी छन के बाहर आती है तो निश्चित रूप से ये आपके विपक्ष में जाएगा। तो इन सब सारी चीज़ों को पहले जीतिए, इन सब सारी चीज़ों को मजबूत करिए, ठीक करिए, उसके बाद आप मोदी को हराने की बात करिए। मोदी को हराना आज की तारीख में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूँ इसको। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग, जो बड़े लोग हैं, अगर मेरी बात को सुन रहे होंगे तो बात थोड़ी सच्ची है, तो थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन ये सही है कि आप अभी तक हमारा भरोसा नहीं जीत पाए हैं। पहले हमारा भरोसा जीतिए, आप भरोसा जीतेंगे तो हो सकता है कि माहौल आपके पक्ष में बनना शुरू हो, और आप जो चाह रहे हैं, आप जो कोशिश कर रहे हैं, वो संभवतः हो सके। 31 दिसंबर की डेट आपने तय की है सीट शेयरिंग के लिए, तो देखना होगा कि 31 दिसंबर तक आप सीट शेयरिंग फार्मूला कोई सामने ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं, या फिर तारीख मिलेगी
डेट बढ़ेगी आगे, अगली मीटिंग तक बात जाएगी, ये देखना होगा। 22 तारीख को आपका जो है विरोध प्रदर्शन है, वो पूरे देश में एकजुट होकर आप किस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ता है, आप चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर सो कॉल्ड गोदी मीडिया आपके विरोध प्रदर्शन को नहीं भी दिखाएगा, तो अगर आपका विरोध प्रदर्शन ज़बरदस्त रहता है तो आप सोशल मीडिया पर वायरल हो सकते हैं और सबको पता चल जाएगा कि आपका विरोध प्रदर्शन कैसा था, कैसा नहीं था। तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो आप अपना विरोध प्रदर्शन कैसे करना है, कहाँ कहाँ करना है, कहाँ मजबूत करना है, कहाँ आप कमज़ोर है वहाँ उसको कैसे ठीक करना है, ये सारी बातों का डिसीजन ले लीजिए, उसके बाद ही आप कुछ जो है कर सकते हैं। इस विरोध प्रदर्शन से जो तस्वीर सामने आएगी वो आपकी आगे की रणनीति को तय करेगी या बताएगी लोगों को कि हाँ आप थोड़ा वाकई सीरियस हैं या नहीं हैं। एक तो ये हो गया, 2 बातें मैंने बता दी, एक तो माहौल बनाइए, दूसरा कि जो है एक क्रेडिबिलिटी लाइए, नैरेटिव सेट करिए। तीसरा कि 14 से लेकर 23 तक में जो है बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, खासकर बनारस में। पिछले 9 सालों में बनारस में जितना काम हुआ है, अब मुझे नहीं लगता कि पिछले 70-75 सालों में हुआ होगा, या मैं करीब 3 साल 4 साल वहाँ रहा हूँ, तो वहाँ 5-6 साल रहा हूँ, 8 साल। तो वहाँ पे जब तक मैं था तब तक बनारस वैसा ही था, लेकिन 2014 के बाद से बनारस में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और इस परिवर्तन हुए हैं, विकास हुआ है, विकास के काम हुए हैं, और इस सारी चीज़ों का क्रेडिट जो है वो नरेंद्र मोदी को है। और बनारस के लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि मोदी के रहने से, मोदी के होने से बनारस को क्या मिला है और क्या मिल सकता है। सबसे बड़ा तो मोदी जी ने वो कर दिया, जो कॉरिडोर बना दिया। जब बन रहा था उस वक्त भी बड़ा विरोध हो रहा था इसका कि भाई देखिए मॉल बन रहा है, तो ये हो रहा है, तो बनारस के नक्शे को बिगाड़ा जा रहा है, पुरातन जो उसकी पहचान है उसको हटाया जा रहा है। लेकिन आज बन गया तो बनने के बाद देखिए क्या हो रहा है, लोग पहुंच रहे हैं वहाँ, घूमने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, देख के चकित हो रहे हैं। गंगा जी से सीधे आप मंदिर तक चले जा रहे हैं, शानदार कॉरिडोर बना हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं जो श्रद्धालु वाराणसी काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर में बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है पहुंच गए, और ये संख्या जो है गोवा पहुंचने वाले जो सैलानी हैं उनसे ज़्यादा बताई जा रही है। तो अब आप सोचिए, बहुत सारे काम हो गए। आप कितना बताएं, आप बनारस में जाएंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि कितने काम हुए हैं और आगे भी कितने काम होने हैं। एक रोपवे बनने जा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है कैंट रेलवे स्टेशन से वहाँ गोदौलिया चौराहे तक, तो वो बन जाएगा तो सोचिए क्या हो जाएगा। तो लोगों को पता है कि अगर मोदी हार गए, या खुदा न खास्ता, मैं एक बात फिर कह रहा हूँ कि अगर मोदी नहीं लड़ रहे, मोदी बनारस के सांसद नहीं रहे, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो क्या होगा बनारस का। और लोगों को ये पता है कि वो सांसद ही नहीं उन्होंने चुना है या चुनेंगे, वो एक प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं। तो इसलिए जितने भी लोग जो बड़े बड़े हमारे मित्र हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो लोग ये कयास लगा रहे हैं, जो ये ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़ा चेहरा इंडिया गठबंधन वहाँ उतार देगा और वो मोदी को परेशानी में डाल देगा और मोदी बाहर नहीं जा पाएंगे कैंपेन करने के लिए, या मोदी का चुनाव प्रचार में हिंड्रेंस उत्पन्न होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मोदी चुनाव प्रचार बनारस में नहीं भी करेंगे तो भी वो जीत जाएंगे। हो सकता है 2-4-5-10,000, 5,000, 20,000 वोट कम हो जाए, लेकिन उनके जीतने में कहीं किसी प्रकार के शक की कोई गुंजाइश नहीं है। वो मिथुन साहब का जो डायलॉग है, कोई शक, तो जी हाँ, कोई शक नहीं है। मोदी जी विजेता हैं, बनारस के दिलों पर राज करते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ को छोड़ के, लेकिन ये है कि आज की तारीख में उनको बनारस से हराने की कल्पना करना भी बेमानी है। तो बेहतर हो कि अपने ढांचे को मजबूत करिए। व्यक्ति को मजबूत करने के बजाय अगर आपका ढांचा मजबूत हो जाएगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशरी होगा आपके लिए। तो यही है। बाकी है चुनाव देखिए, चुनाव में या तो हार होती है या जीत होती है। तो किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, कोई नहीं जानता। अब आप देखिए, छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ तो लोग, सब कोई मान रहा था, बीजेपी वाले भी कुछ मान रहे थे कि हम वहाँ तो ऐसे ही बस लड़ रहे हैं, 25-30 सीट पा जाएंगे तो बहुत है, लेकिन जीत गए। मध्य प्रदेश में बताया जा रहा था कि भाई 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई है और मामा से लोग उब गए हैं और बीजेपी को जो है लोग
अब देखना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी फिर से आ गई और बम्पर मेजॉरिटी से आई, 163 सीट्स उसको मिल गई। राजस्थान में तो खैर चलिए कांटे का मुकाबला था। और सबसे मज़ेदार मुकाबला तो मिज़ोरम में हुआ, जहाँ पर किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वहाँ ऐसा हो सकता है। मिज़ोरम में एक ऐसी पार्टी सामने आई जिसका जो अभी 4 साल पहले रजिस्टर हुई है 2018 में, वो जीत गई। तो चुनाव का गणित बड़ा अबूझ है और गड़बड़ है गणित। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त ही बताएगा, जब परिणाम आता है तब पता चलता है। बाकी हम और आप कयास ही लगाते रहते हैं, लेकिन जो माहौल होता है उससे कुछ कुछ डिसाइड होता है, कुछ कुछ हम समझ पाते हैं। तो जो माहौल आज की तारीख में है वो यही है कि मोदी जी जो है, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफीट मोदी इन वाराणसी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।